गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज परमार जीएसई जोशियाड़ा से पुनः आपके बीच में रियल नंबर जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं वो उसकी एक्सरसाइज 1.3 लेके आया हूँ। तो पहले भी हमने पढ़ा है कि अपरमेय संख्याएं और परमेय संख्याएं क्या है। तो परमेय संख्याएं तो वो हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, ठीक है। और अपरमेय संख्या की बात जब हम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जहाँ p और q धन पूर्णांक होते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। कहने का मतलब है वो अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो आज इस प्रश्नावली में हम यह सिद्ध करेंगे कि कोई भी अपरमेय संख्या है तो वो किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक प्रमेय जाननी बहुत ज़रूरी है जो कि यह कहती है कि यदि कोई अभाज्य संख्या p है, ठीक है, तो वह a² को विभाजित करती है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। ये एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब है यदि 2 64 को विभाजित करता है तो 2 8 को विभाजित करेगा। मतलब 8 के वर्ग को अगर वो विभाजित करता है तो 8 को विभाजित करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको हम ध्यान रखेंगे। इन क्वेश्चंस को करने में इस प्रमेय का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमें ये प्रमेय आती है तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप प्रश्न देख ही रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √2 एक प्रमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इसकी विपरीत इसको लेके चलेंगे। तो विपरीत लेके चलेंगे तो हम सबसे पहले कहेंगे माना √2 एक परमेय संख्या है। देखिए हमें सिद्ध करना है अपरमेय, लेकिन हम लिख रहे हैं परमेय। माना √2 एक परमेय संख्या है। जब ये √2 परमेय संख्या है तो हम इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर p/q, जहाँ ये p व q क्या है, धन पूर्णांक सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और q इक्वल्स टू नॉट 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p व q धन सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। सह अभाज्य धन पूर्णांक संख्याओं का मतलब है कि p और q के जो गुणनखंड होंगे एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। ये थोड़ा सा समझ लेंगे सभी लोग कि हम बात कर रहे हैं p और q सह अभाज्य संख्याएं। इसका अर्थात ये इसका मतलब हुआ कि p व q का केवल एकमात्र गुणनखंड एक होगा, ठीक है। तो ये सहअभाज्य संख्या है। अब हम इसका √2 बराबर p/q को अगर हम सॉल्व करें तो आप देखेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका /1 लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा √2 q इक्वल्स टू p। देख रहे हैं आप लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब जब हम इसका वर्ग करेंगे तो देखेंगे √2 का वर्ग क्या होगा। सभी को पता है कि √2 का वर्ग होता है 2, q का q² और p का p², ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो देखिए मैं एक रफ पेज पे आपको बता रहा हूँ। √2 स्क्वायर इसका मतलब होता है √2 इंटू √2 इक्वल्स टू √4, और √4 का कितना होता है √² 2। देख रहे हैं आप, पहले भी आपको कई बार बताया है कि किसी भी संख्या का √ का वर्ग जो है वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे √3 का वर्ग कहेंगे तो 3 ही होगा, √5 का वर्ग होगा तो 5 ही हम इसको कहेंगे, ठीक है। अब आपको ये समीकरण नंबर 1 मिल गई है।
इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संख्या है 2p² बराबर 2q² बराबर p², इसका अर्थ होगा कि 2 जो है p² को विभाजित करता है। आपको पता होगा जैसे हम कहीं पे भी ऐसे लिखें 2 अट्ठे 16 ऐसे लिखें, इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है 16 को भी विभाजित करता है, ये तो है इसका मतलब। इसी तरह से हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि 2q² बराबर p², तो 2p² को विभाजित करता है। और अभी हमने जो ऊपर पर में पढ़ी थी कि 2 अगर pa² को विभाजित करता है तो pa को भी विभाजित करेगा, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2p को भी विभाजित करता है। गॉट इट? आप लोगों को समझ आया? तो प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के आधार पर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम p बराबर 2c ले लेते हैं। तो अगर हम p बराबर 2c लेते हैं तो p² कितना हो जाएगा? 4c²। इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए, तो समीकरण 1 में रखा तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2q² है और ये हो जाएगा 4c²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा q² बराबर 2c²। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस वाली इक्वेशन में हम देख रहे हैं जो है 2q² को विभाजित करता है। इसका मतलब तो यही हुआ, ये जो हमने इक्वेशन ली है इसका मतलब है 2 जो है q² को विभाजित करता है। ठीक है, तो जो प्रमेय पढ़ी, अगर 2 जो है q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर ये 2 जो है p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित करता है। अब दोनों समीकरणों से हमने प्राप्त किया, दोनों समीकरणों से हमें ज्ञात हुआ कि 2 जो है p व q दोनों को विभाजित करता है। देख रहे हैं आप, ये p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। देखो, p को भी और q को दोनों को विभाजित करता। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो ये p और q को दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इसका ये जो 2 है p और q का सार्वक गुणनखंड है। 2 अर्थात ये कहेंगे कि 2p व q का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है, जो कि गलत है, क्योंकि हमने शुरू में कह दिया था कि p व q केवल एकमात्र गुणनखंड 1 होगा। इनका एकमात्र गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। कहा था ना कि p और q क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन जब हमने कहा कि p और q का केवल एकमात्र गुणनखंड 1 होगा, यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया ना, जो कि क्या है? गलत है। गलत है ना, क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने p व q का केवल एक गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, अब ये गलत हुआ है परिकल्पना, तो क्यों हुई? क्योंकि हमने जो है ये माना कि √2 क्या है? एक परमेय संख्या है। अर्थात जो हमने माना कि √2 एक क्या है? परमेय संख्या है। ये क्या है? गलत परिकल्पना है। हमें क्या कहना चाहिए था? हमें ये कहना चाहिए था कि √2 क्या है? अपरमेय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं। जो ये विरोधाभास हुआ देख रहे हैं आप, तो यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना
के कारण हुआ है कि √2 परमेय संख्या। ये तो हमने गलत परिकल्पना की थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से हम सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे √3 हो, √5 हो, √7 हो, कोई भी परिमेय संख्या है, इसी प्रोसेस से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी वीडियो को जानने के लिए आप मेरे चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। आगे भी मैं आपको वीडियो भेजते रहूँगा। धन्यवाद।